नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि हिंदी भाषा की सीरीज़ चल रही है और लगभग 2 वीडियो हमारी हिंदी भाषा के इतिहास पर हो चुकी हैं। ये तीसरा भाग है इसी सीरीज़ का, यानी हिंदी भाषा के इतिहास का। और हमने अभी तक लास्ट जो हमारी जो वीडियो बनी है उसमें हमने देखा था हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, अभी हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा और हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर अच्छे से चर्चा कर ली थी। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, यानी जो नेक्स्ट हमारा जो भी भाग बचता है, उसको हम आज इस वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी अभी रह जाता है, यदि कुछ हिस्सा अभी हमारा बच जाता है, तो उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, तो उससे थोड़ी-सी हिम्मत बनती है। अच्छा लगता है कि ये जान कर के कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए, संचार माध्यम और हिंदी, यहाँ से हमारा ये तीसरा भाग वीडियो का शुरू होगा। मैं वीडियो के जो दोनों वीडियो हम लोग ले चुके हैं, यानी जो दो क्लासेस मैं दे चुकी हूँ, उन दोनों क्लासेस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। तो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और पहली वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे हिंदी भाषा का इतिहास आप लोगों का बिल्कुल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हम छोटे-छोटे तथ्य साझा कर रहे हैं, यानी कि उन पॉइंट्स को देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आने हैं। तो हमारा पूरा पाठ्यक्रम हम इसी तरह से पूरा करेंगे। उम्मीद है आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, संचार माध्यम और हिंदी अगला हमारा पार्ट है। इसमें हम ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार, अभिनव परिवर्तनों की साझेदारी ही संचार है। ये आप सभी को पता है संचार किसे कहते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ संवाद को किस तरीके से हम बना सकते हैं। दरअसल संचार जो है वो साधारण जनता के लिए होता है। इससे संदेश जो है वो तीव्रतम गति से गंतव्य तक पहुंचता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संदेश है वो तेजी के साथ पहुंच सकता है। जो संचार होता है, इसका कितने रूप होते हैं? इसके 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, इसके द्वारा जन सामान्य की जो भी प्रतिक्रिया होती है उसका पता चल जाता है और इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी की संप्रेषण क्षमता अतुलनीय है, और संप्रेषण जो है वो हमारी वातावरण के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर एक ही अंतः प्रक्रिया है। ये सब कुछ मैंने पाठ्यक्रम में दिया हुआ है यहाँ पर, यानी लेकिन हम पूरा का पूरा करें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को मैं हाईलाइट करूँगी यहाँ। देखिएगा, जो मीडिया के रूप में प्रचलन है, एक तो यही हुआ कि प्रिंट मीडिया, और दूसरा जो पार्ट है हमारे लिए वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, यानी कि हिंदी की संप्रेषण क्षमता अतुलनीय है और सामाजिक स्तर पर एक प्रकार की अंतःक्रिया इसको हम कह सकते हैं। मीडिया के रूप में प्रचलन में प्रिंट मीडिया आया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। ये 2 मीडिया हम लोगों को आजकल बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। आजकल हिंदी का जो भी प्रसार हो रहा है, वैश्विक व्यवसायीकरण के कारण निरंतर हर तरफ हो रहा है। एक संख्या बल के आधार पर हिंदी अधिक जो भी है आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यों की भाषा बनती जा रही है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आती हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद समाज में राजनीतिक जो भी जागृति, सामाजिक, धार्मिक, आपराधिक, आर्थिक गतिविधियों और घटनाओं के प्रति जन सामान्य की जिज्ञासा की वृद्धि हो रही है। भारत में सबसे अधिक 20,589 समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं, जबकि अंग्रेजी में 7,596 समाचार पत्र छपते हैं। और 2021 में 2,057 दैनिक पत्र हिंदी में निकले थे। प्रिंट मीडिया ने इसको आप लोग चाहें तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी में ही प्रकाशित होते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि अंग्रेजी में जो छपते हैं उनका रेशो कम है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित करने के कारण हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाओं का निरंतर प्रसार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इनके कई संस्करण छप रहे हैं। पत्रिकाओं ने समाज में साहित्यिक चेतना संप्रेषित की है। देखिएगा, पत्रिकाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हालांकि अब ई पत्रिका ने भी अपनी एक जगह बना ली है। हम लोग समाचार पत्रों से भी जुड़ते हैं, पत्रिकाओं से भी जुड़ते हैं। कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया जब से आ गया है, यानी जब से हम लोग फ़ोन में ज़्यादा हो गए हैं, तब से जो है पत्र पत्रिकाओं का, डायरी लेखन का, इन सब का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है।
लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको समाप्त मान सकें, क्योंकि पत्रिकाएं आज भी जीवंत हैं। आज भी पत्रिकाओं से जुड़े रहना, जैसा कि मुझे बहुत पसंद है, ऐसे ही बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पत्रिकाओं से के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। शीघ्र ही मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो ऐसे ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में होगी, जो कि शोध संबंधी कुछ पत्रिकाएं होंगी, कुछ अवार्ड वगैरह होंगे, उससे संबंधित अगली वीडियो मेरी होगी। अगर आप लोग वाकई इन सारी चीज़ों में भी रुचि रखते हैं, साहित्य से सच्चे मन से जुड़े हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग वो वीडियो भी मेरी ज़रूर देखेंगे। विदेशों में सभी प्रमुख शहरों से हिंदी पत्रिकाएं निरंतर छपती रहती हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन दूतावास, स्वारा स्पेन पत्रिका और ब्रिटिश समीक्षा हिंदी में भी छपती है। तो इसके अलावा विदेशों में सैकड़ों पत्रिकाएं छप रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट पर भी हिंदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो ये एक डिबेट की बात है, या कह सकते हैं कि मतलब इसको नॉर्मल भी हम साधारण शब्दों में मैं अगर कहूँ तो इसको निबंध का भी एक विषय हमारा है। हिंदी का आजकल जो प्रयोजनमूलक रूप है वह निरंतर विकास हो रहा है, और यहाँ हम देख सकते हैं इसको कि रेडियो का भारत से प्रसारण शुरू किया गया, और ये पहले गैर सरकारी संस्था के पास था। 1926 से रेडियो का भारत में प्रसारण शुरू किया गया था। पहले ये गैर सरकारी संस्था के पास था, बाद में 1903 से इसे भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। 1949 से हिंदी प्रसार के लिए हिंदी भाषा केंद्रों से हिंदी प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए। अब कई केंद्रों में हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए हिंदी के पाठ निरंतर प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो नाटक लेखन 20वीं सदी में हम एक सशक्त साहित्य विधा के रूप में उभर करके ये सामने आया है। आकाशवाणी केंद्रों में निरंतर हिंदी की वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैं वहाँ पर चलती हूँ, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहाँ लेकर के चलती हूँ। ये सब एक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक निबंध का विषय है। कंप्यूटर और हिंदी से महत्वपूर्ण जो भी मेरे पास आप लोगों के लिए सामग्री है, उससे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग अभी तक सीमित वर्ग ही कर पाता है। विशेष रूप से हिंदी में कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी सीमित है। ये बात सच है, लेकिन अब काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रयोग बढ़ चुका है। और जब से मतलब कोविड की एक दौर चला है, ये 2-3 साल जो भी रहे हैं, तब से हम लोग यहाँ कंप्यूटर से बहुत अधिक जुड़ गए हैं। इसका सही लाभ तब होगा जब इसका प्रयोग देश के कोने-कोने में पहुँचाया जाएगा, और इसी संदर्भ में कई लोग, कई कंपनियाँ काम में जो है कई कंपनियाँ काम कर रही हैं इसी संदर्भ में। हिंदी में विकिपीडिया इस तरह उठा हुआ एक अभूतपूर्व कदम है। इससे वह सारी जानकारी हम लोगों तक पहुँच सकेगी जो अन्य किसी साधन से दुर्लभ है। इसके समाधान के लिए भारत ने भी अपनी भाषा और लिपि में सॉफ्टवेयर तैयार करने की दिशा में प्रयोग करना प्रारंभ किया। 1965 के आसपास हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर के कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ। 1970 के बाद अनुशासन रूप सफलता मिलने शुरू हो गई, यानी आशा अनुरूप जो भी सफलता थी वो हमें 1970 से मिलना शुरू हो गई थी। ACIL हैदराबाद की एक कंपनी ने 1977 में हिंदी में फोरटॉन नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया, और जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी में सबसे पहले 1977 में काम जो है होता हुआ दिखाई दिया गया था। 1977 में फोरट्रॉन नामक कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी में चलाया गया था। ये कुछ पॉइंट हैं जो याद करने वाले हैं, बिंदु हैं। IIT कानपुर में सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग की जाने वाली एक बहुत सरल कुंजी पटल पर इसकी प्रणाली तैयार की गई। इसका पहला प्रोटोटाइप जो टर्मिनल है वो 1978 में तैयार किया गया। इसे नई दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व सम्मेलन में प्रस्तुत भी किया गया। जो IIT कानपुर में के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे वो डॉक्टर RMK सिन्हा का योगदान इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और DCM दिल्ली के संयुक्त प्रयास में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ का विकास 1980 के आसपास हुआ। मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। एप्पल ने 1997 में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य करना संभव किया। फिर इसी दौरान मोटोरोला कंपनी ने भारतीय भाषाओं में पेजर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मानक ICICCI मतलब CII की ही अनुरूप ISCLAP यानी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर लैंग्वेज पेजिंग, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको भी, मानक का विकास किया, जिसकी सहायता से संदेशों का आदान प्रदान पेजर पर हिंदी, मराठी, गुजराती
में करना संभव हो पाया। और 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने डॉस 6 का हिंदी संस्करण तैयार किया। IBM इंटरनेशनल, ये मैं यहाँ भी आप लोगों के लिए इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ। अब इसके बाद हालांकि इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो हिंदी और कंप्यूटरीकरण की बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं? कंप्यूटर के 2 अंग होते हैं, जिसमें आप लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जिसे आप जानते हैं, और सॉफ्टवेयर का अर्थ उन सभी प्रोग्रामों में है जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये चीज़ें जो छोटी छोटी सी हैं, जो आप लोगों की पढ़ी ली भी हैं और ना भी पढ़ी हों तो भी इनको ध्यान रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम 2 तरह के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध हिंदी का अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित नहीं हुआ है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो वह क्षेत्र है जो सीधे सीधे हिंदी के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा अगला वाला बिंदु है वह है स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था क्या है, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी कर लेते हैं। आ जाते हैं अपनी जगह पर, स्वनिम व्यवस्था पर। कंप्यूटर और हिंदी हमारा हो चुका है। हिंदी की जो स्वनिम व्यवस्था है यह हमारा अगला बिंदु है, इसको हमें ध्यान से देखना है। स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है जिससे 2 ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि स्वनिम का संबंध ध्वनि से है। अगर पूछा जाए कि स्वनिम का संबंध किससे है, तो स्वनिम का संबंध ध्वनि से है। और ध्वनि का संबंध यदि उच्चारण से होता है तो श्रवण से भी इसका अटूट संबंध होता है। यदि ध्वनि सुनी नहीं जाएगी तो उसका अस्तित्व भी संदिग्ध होगा। तो ध्वनि के उच्चारण और श्रवण संबंधों के कारण स्वनिम को शरीर विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित कहा गया है। स्वनिम को शरीर विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित कहा गया है, क्योंकि उच्चारण और श्रवण प्रक्रिया यदि शरीर विज्ञान से संबंधित होती है तो संवहन प्रक्रिया पूर्णतः भौतिक विज्ञान से संबंधित होती है। किसी भी भाषा की मूलभूत ध्वनियाँ लगभग 15 से 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा हाथ लग जाता है और स्लाइड ऊपर से नीचे हो जाती है। मैं भी चाह रही हूँ ऐसे ही पढ़ने से बेहतर है कि आप लोगों के सामने भी चीज़ें आती रहें तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। हम यहाँ थे, किसी भी भाषा की जो मूलभूत ध्वनियाँ हैं लगभग 15 से 50 तक होती हैं, और इन्हीं ध्वनियों के निर्धारण पर स्वनिम का निर्धारण होता है। स्वनिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है, और स्वनिम के माध्यम से ही किसी भाषा की मूल ध्वनियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार भाषा जो है वो शिक्षण में स्वनिम ज्ञान का विशेष महत्व है। भाषा शिक्षण में हम देखेंगे कि स्वनिम विज्ञान का अपने आप में बहुत महत्व है। स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई होती है, हमें ध्यान रखना है। स्वनिम क्या है? स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है, और भाषा की अन्य इकाइयाँ जैसे शब्द हैं, पद है, वाक्य है आदि का ज्ञान तब तक संभव नहीं होता जब तक स्वनिम का ज्ञान न हो, क्योंकि भाषा की प्रवृत्ति बृहत्तर इकाइयाँ स्वनिम पर ही आधारित हैं। लिपि निर्माण में स्वनिम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भाषा के स्वनिमों के निश्चय के पश्चात ही लिपि का निर्माण होता है। स्वनिम व्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? दरअसल देखो, स्वनिम व्यवस्था के 2 प्रकार माने जाते हैं। 2 प्रकार की होती है, एक तो खंडे और दूसरी खंडेतर। खंडे क्या होती है? दरअसल ये 2 प्रकार की होती है, इसमें स्वर और व्यंजन। जो खंडे होती है उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। ठीक है, और खंडेतर क्या होती है ये देखिएगा। खंडेतर में दरअसल ध्वनियों के साथ साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें ध्वनि नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्वनियों से ही से अलग भी नहीं किया जा सकता है। जैसे कौन कौन से? ये ध्वनि तो नहीं है लेकिन इनको ध्वनि से अलग भी नहीं किया जा सकता। इनमें आता है मात्रा। ठीक है, मात्रा के आधार पर ही स्वर जो है वो द्वर्ग और ह्रस्व मतलब ये जो दीर्घ जिसे कह सकते हैं, दीर्घ होते हैं। और जिसे बलाघात, दूसरा नंबर पर हमारा बलाघात है। बलाघात जब किसी ध्वनि पर उच्चारण करते समय विशेष रूप से बल दिया जाए तो उसे बलाघात कहते हैं।
ये इनकी जो छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं वो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बलाघात क्या होता है। तो जब किसी ध्वनि पर उच्चारण करते समय विशेष रूप से बल दिया जाए तो वह बलाघात होता है। सुर के आधार पर इसे उच्च या निम्न किया जा सकता है। सुर के 3 भेद होते हैं, उच्च, निम्न और सम। यहाँ पर देखिएगा हम इसके स्वर के 3 भेद देख सकते हैं, उच्च, निम्न और सम। फिर अनुनासिकता है। अनुनासिकता क्या है? यह अर्थभेदक इकाई है और स्वयकर गुण के रूप में इसको जाना जाता है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। 5वें में हम देखेंगे संगम या सन्निहिता। तो किन्हीं दो भाषिक इकाइयों के कुछ समय के लिए रुकने पर उस अनुच्चारित समय का सीमांकन करना संगम या फिर सन्निहिता कहलाता है। जैसे गाया यानी गाया, गा जमा या प्लस गाया मतलब बराबर गाया। तो इसी तरीके से जो स्वनिम व्यवस्था है उसके 2 प्रकार हमें याद रखने हैं। 2 प्रकार होते हैं, खंडे और खंडेतर। खंडे क्या है, खंडेतर क्या है, यहाँ हमने स्पष्ट कर लिया है। खंडे में कितने स्वर कितने व्यंजन होते हैं, और फिर जो इसे खंडेतर है उसे खंडेतर को हम कैसे देख सकते हैं। और खंडेतर में मात्रा आप देखोगे, मात्रा और बलाघात और सुर, अनुनासिकता, संगम या संहिता, इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। दरअसल ध्वनियों का अपना एक वर्गीकरण होता है, ध्वनियों को का अपना एक आधार होता है वर्गीकरण का। तो ध्वनियों के वर्गीकरणों को हम स्वरों का वर्गीकरण करके भी देख सकते हैं। जैसे स्वरों का वर्गीकरण है, स्वरों के वर्गीकरण में स्थान के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। कंठ्य, ताल्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अनुनासिक, कंठ ताल्य, ठीक है। और इस तरीके से कंष्ठ ये और दंतोष्ठ्य, कंष्ठोष्ठ्य है ना। और इसके अतिरिक्त प्रयत्न के आधार पर अगर हम इसको देखें तो जिह्वा के भागों की दृष्टि से अगर देखा जाए इसको, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? अग्र स्वर में ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में अ, और पश्च स्वर में उ, ओ, औ, ठीक है। और जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए, ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से देखते हैं तो मुख विवर पूरा खुला हो, जीभ निश्चेष्ट पड़ी हो, उसको बोलते हैं विव्रत, यानी अ और आ। और अर्धविव्रत यानी मुख विवर लगभग पूरा खुला हो, जीभ 1/3 उठी हो, ए, औ। तो इस तरह के से ये पूरा का पूरा यहाँ पर खुला हुआ है। मतलब ओष्ठों की आकृति की दृष्टि से, बल अथवा मात्रा की दृष्टि से, स्वर तंत्रियों की स्थिति के अनुसार, घोष स्वर क्या होते हैं स्वर तंत्रियों के अनुसार हम इसको देखिएगा। घोष स्वर क्या होते हैं? हिंदी के सभी स्वर जो हैं वो स्वर घोष होते हैं, क्योंकि निश्वास को बाहर निकालते समय स्वर तंत्रिकाओं से घर्षण करना पड़ता है। उनको हम क्या कहते हैं? घोष स्वर कहते हैं। और अघोष स्वर कौन से होते हैं? अघोष स्वर वो होते हैं जैसे ई, उ, ए। स्वर तंत्रियों में घर्षण कम होता है, ई, उ, ए, इनमें स्वर तंत्रियों में कम घर्षण होता है, तो ये अघोष स्वर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कोमल तालु और जिह्वा की स्थिति के अनुसार होते हैं, मौखिक, अनुनासिक, ये एक विस्तृत विवरण यहाँ दिया हुआ है। और व्यंजन ध्वनियों का एक वर्गीकरण होता है, स्वरयंत्रमुखी और काकल या अलिजिह्वा, कंठ्य, कंठ्य के अनुसार ये महत्वपूर्ण है, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, वत्सल्य, दंत्य, गोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। तो कंठ्य में क, ख, ग, घ, और तालव्य में च, छ, ज, झ, और यहाँ ट, ठ, ड, ढ, ण, श, ह, न, य, र, ल, स, त, थ, द, ध, न, स, प, फ, ब, भ, म, व, फ। तो ये जो है ये वर्गीकरण है। अभ्यांतर प्रयत्न का वर्गीकरण भी यहाँ दिया गया है, जिसमें हम स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक और पार्श्विक देख सकते हैं, लुंठित देख सकते हैं, उत्क्षिप्त देख सकते हैं, अर्धस्वर देख सकते हैं। अब ये कुछ बाह्य प्रत्यय हैं। बाह्य प्रत्यय में हमारे अघोष, घोष और अल्प प्राण ये दिखाई देंगे आप लोगों को। अघोष, अघोष यानी कि स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं और निश्वास से उनमें कंपन भी बहुत कम होता है। जैसे हिंदी में प्रत्येक वर्ग की प्रथम द्वितीय ध्वनियाँ तथा श, श, स, अघोष, क, ख, का और खा, फिर चा, छा, ट, ठ, त, थ, द, ध, प। घोष में जिनमें स्वर तंत्रियाँ परस्पर नजदीक होती हैं तथा उनमें कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग की तृतीय, चतुर्थ और पंचम ध्वनियाँ ग, घ, ण, ज, झ, ञ। अल्प प्राण और महाप्राण, ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं?
अल्पप्राण यानी उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा का न्यून होना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवी ध्वनि, जैसे का के बाद ख नहीं आएगा, ग आएगा, घ नहीं आएगा, ड़ आएगा, क ख ग घ नहीं आएगा, मतलब गा के बाद घ नहीं आएगा। तो इसी तरीके से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवी ध्वनि अल्प प्राण में आएगी। महाप्राण उच्चारण में निश्वास का अधिक प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि, जैसे ग, ख और घ, छ और झ आदि। ठीक है, इसके बाद हम विवार देख रहे हैं। विवार में क्या है? विवार क्या होता है? स्वर तंत्रियां पूरी तरीके से उसमें खुली होती हैं और उस समय जो भी ध्वनियां उच्चारित होती हैं तो उन्हें विवार ध्वनियां कहा जाता है, जैसे क, च, ट, त, प आदि। ठीक है, ये कुछ इसके बाद संवार क्या होता है? संवार में जब स्वर तंत्रियां बंद होती हैं और ध्वनियां उच्चारित होती हैं तो उन्हें संवार ध्वनियां कहा जाता है, जैसे ग, ज, द और ब आदि। फिर होता है श्वास क्या है? तो श्वास में जब हम मुख विवर में प्रश्वास निश्वास की क्रिया निरंतर जारी रहती है और ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है तो उन्हें श्वास ध्वनियां कहा जाता है। इसमें ध, फ और ठ आता है। नाद क्या है? नाद उच्चारण में श्वास प्रश्वास की क्रिया निरंतर अवोधित नहीं रहती बल्कि अबाधित नहीं रहती है, बल्कि स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है तो नाद ध्वनियां उच्चारित होती हैं। इसमें म, ण और न आदि आता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा भाग है वह है शब्द रचना। शब्द रचना क्या होता है? शब्द संरचना का आशय नए शब्दों का निर्माण करना, शब्दों की बनावट और शब्द का गठन से है। ठीक है, इसके में हम हिंदी में दो प्रकार के शब्द देख सकते हैं, रूढ़ और यौगिक। ठीक है, तो रूढ़ और यौगिक जो है दो प्रकार की शब्द रचना हमारे सामने आएगी। और यौगिक शब्दों से हम यहाँ देखेंगे हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ होते हैं और यौगिक होते हैं। ये शब्द रचना की दृष्टि से केवल यौगिक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्दों की रचना होती है। और शब्द रचना प्राय चार प्रकार की होती है, व्युत्पत्ति पद्धति के आधार पर, संधि और समास पद्धति के आधार पर, शब्दावृत्ति पद्धति के आधार पर और वर्ण पर्याय पद्धति के आधार पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं यहीं पर इसको विराम दे रही हूँ, यहीं पर इसको रोक रही हूँ। अभी इस वीडियो का एक भाग हमारा और रह गया है, कुछ अति लघु प्रश्न उत्तर या फिर कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।